नमस्ते दोस्तों, मैं अपने हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने इसके पहले कुछ शॉर्ट्स बनाए थे जिसमें मुझे आपका थोड़ा प्यार मिला। नहीं कहूँगी ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए और ज़्यादा लाइक भी नहीं आए। आज मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के काफ़ी प्रभावित, लोकप्रिय और बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखने वाले एक लेखक हैं जिनसे आप लोग परिचित ही होंगे। इनकी कुछ कहानियाँ जो मुझे बहुत 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 पसंद है। बूढ़ी काकी मुझे बहुत पसंद है, निमंत्रण मुझे बहुत पसंद है, पूस की रात, किल्ली, ईदगाह, दूध का दाम, कफन और भी कितनी बोलूँ मैं। मुझे तो मैं लगभग इनकी सारी कहानियाँ ही पढ़ी हूँ, सारे उपन्यास मैंने इनके पढ़े हैं और मुझे ये बहुत ही उच्च दर के लेखक लगते हैं। आज मैं इनकी कहानी बड़े घर की बेटी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी है, मैं ये कहानी आपको कह के ही सुनाती हूँ, जो आप समझ ही लो फिर खुद ही से। चलो, कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हानि लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। बढ़ा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेद पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में से प्रायः खरल की सुरीली कर्मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्य से बड़ी पढ़ी लिखी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेज डिग्री के अधिपत होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और वहाँ स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिला जुला कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझती थी और इसमें संकोच भी ना करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय से उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसने अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार का साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की उसके बाप का एक छोटी सी रियासत में ताल्लुकेदार थी। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झार, फनूस, अननेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग के पदार्थ है। सभी यह विद्वान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। वह दुर्भाग्य से लड़का एक भी न हुआ।
7 लड़कियां हुईं और देवयोग में सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल के किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी, इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर स्त्रियों, सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकल्प के थे कि इनका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि इनका बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को ही भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ के पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिप टॉप की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह नाम मात्र की भी न थी। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशम स्लीपर का साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास की सामानें कभी देखी ही ना हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लाए। हुआ यह कि उन्होंने अपने भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर इसकी राह देखती रही। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पावसेर ही था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहाती हो, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। वह जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून के घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में ही रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को यह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्धि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायती उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह बोले, बेटे की ओर से साक्षी दी,
हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा। आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही लड़ पड़ी, उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ नहीं समझती है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है। पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरिया पर बल पड़ गए। झिझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मुँह झुलस दूं? श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ न अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न होगा। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी बात पर मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रह गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और इसी को जान भी नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात पर वह अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लिया होता तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी को क्रोध नहीं आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहें, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार ही अपने कई मित्रों को आड़े लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुख से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। अपने आपके घर में अब अन्न का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता है। कोई एक तो दो तो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं कि हो सकता है कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करता था। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियां इसी तरह से घर का नाश करती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने पर इसी गांव के कई घर संभले हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब भी कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने यह भी सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे
कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसीलिए वह किताबी कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। यह महानुभवों की शुभकामनाएं आज पूरी दिखाई दे रही थी, कोई हुक्का के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इस भाव को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली न बजाने दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, मैं तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब लड़के से अपराध हो ही गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की तरह बात नहीं करते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ हुई वो भूल थी, उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वह घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना है तो उसको कहिए जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिर्फ दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुनता रहा। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था जितना बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं है। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डयोड जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने संदेह नहीं किया कि अपने किए पर पछता रहा हूँ। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या करते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा तो देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उनका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़वी बातें कह देते, इतना नहीं होता, 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगा, लाल बिहारी ने से सहन न हुआ। वह रोता हुआ घर में आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहनने लगा, आंखें पोंछी जिससे कोई यह न समझे कि वह रोता था। जब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है अब मेरे घर में साथ न रहेंगे। अब वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब जाता हूँ, उन्हें फिर मुख न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय नीलकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आया। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो कि उसकी परछाई से भी दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी, यह इतने गर्म क्यों हैं। उस समय यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कहें, कैसे मैं क्या करूँगी। यह बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त
और कोई वस्तु नहीं है। नीलकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। नीलकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से वह झगड़ा उठाया। नीलकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। नीलकंठ न उठें। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भैया, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुख उनको नहीं दिखलाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़े और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुख न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे बढ़ाया। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं आऊँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई को फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर से स्वीकार लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव से बाहर आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इस शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटी।